आंखों सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर में, बैंक में, किसी जगह पे जाने लगे तो हम अक्सर साथ वाले से पूछते हैं, भाई तुम्हारा कोई जानने वाला है वहां पर जो हेल्प कर दे। तो ये जुमला हम क्यों बोलते हैं, क्यों हम हर जगह एक रेफरेंस निकालना चाहते हैं? क्या इसकी वजह यह है कि हमें जो निज़ाम है उस पर ही एतबार नहीं रहा, या फिर ये कि हम लोग खुद कन्वीनियंस और प्रोटोकॉल के आदी हो चुके हुए हैं? तो क्या ख्याल है आप लोगों का? मेरा नाम आमना। जी आमना जी, बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 3-4 दिन पहले हॉस्पिटल गई हूँ। सारे लाइन में लगे हुए हैं, पर्चियाँ बन रही हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल बगैर पर्चियों के हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। हम लोग 10 बजे के गए हुए 3 बजे वापस आए हैं, और जो रेफरेंस वाले हैं वो लोग 10 मिनट में 15 मिनट में फ्री हो के घर। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजान। अच्छा सर, एक ये भी चीज़ है कि मोस्टली रेफरेंस ही चलते हैं, क्योंकि चलान या आईडी कार्ड तो प्रॉपर लाइन में लगो, रेंट पे भी वो फेल और उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलती, और एक फ़ोन जाना और वो ऑलरेडी एक चीज़ आपकी बन गई। तो ऐसा भी यहाँ पे चलता मगर है। फैजान, क्या आपको लगता है कि हम अपनी कन्वीनियंस भी कहीं पे ढूंढ रहे हैं, मगर हम दूसरा रास्ता ट्राई भी नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें शायद थोड़ी पेशेंस दरकार हो, टाइम दरकार हो। एक और आपको सिचुएशन देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस आप कहीं बाहर के मुल्क में और आप वहाँ पे अपना कोई इस किस्म का काम करवाने गए हैं, तो लाइन तो वहाँ भी लगी है, तो वहाँ पे हम शायद खड़े हो जाएंगे लाइन के अंदर। कुछ मामला आपको लगता है कि दोनों साइडों से हम हाइब्रिड सिचुएशन में चल रहे हैं? सर बिल्कुल ऐसे, लेकिन बाहर के मुल्क में रूल्स फॉलो किए जाते हैं, इधर गवर्नमेंट वाले खुद नहीं फॉलो करते। नहीं, मगर कई जगह पे होते भी हैं, वैसे कई बार फॉलो हो भी जाते हैं। अब जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे बेसिक एग्जांपल, अगर एक बंदा गाड़ी अपनी लेके जा रहा है, फ्यूल लगा रहा है, टाइम लगा रहा है, एट द एंड उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, और एक कॉल के थ्रू जाना है, उधर सिर्फ फ़ी पे करनी है और ऑलरेडी मिल गया उसको। ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली उन्होंने कहा कि हमें प्रोटोकॉल और उसकी आदत हो चुकी हुई है, मगर एट द सेम टाइम मुझे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि यही प्रोटोकॉल और रेफरेंसेस जब कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है या कोई हुकूमती रुकन प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा होता है तो हमें बुरा लगता है। मगर फिर एक और डिबेट आ जाती है कि ये ट्रिकल डाउन कहाँ से होता है पूरा कल्चर प्रोटोकॉल का, और ये शायद ऊपर से ही आ रहा होता है। मगर कुछ मिक्स चल रहा है, कोई साइड पूरी प्योर नहीं है मुझे लगता है आर्गुमेंट की, कि निज़ाम में मसला तो है कि वहाँ पे ये सब शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं और हमें एक आदत बन चुकी है, मगर एट द सेम टाइम हम खुद भी थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं बर्दाश्त करना चाहते, और जहाँ जहाँ अवॉइड हो सकता है हम उसको करना चाहते हैं। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज के मेहमान को, ख़ास तौर पर कराची तशरीफ़ लाए हैं। He has been a writer and he is an actor, और आजकल अपनी एक्टिंग और वैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी मशहूर रहते हैं। आप सबकी तालियों में जनाब मोहम्मद अहमद साहब। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर कर लीजिए ताकि बाद में कोई मुबालगा ना रहे। वो मैं अपनी ज़ात के हवाले से क्लियर करना चाहता हूँ जी। पहले ये, कभी मैंने आपके कोई पैसे लेट नहीं किए, कभी मैंने आपके गिर्द खुद भी ब्लो ड्रायर इस्तेमाल नहीं किया, हाँ, और ख़ास तौर पे मैंने तो कोई ऐसा कैरेक्टर भी नहीं किया जिसका नाम भी फहद हो। अल्लाह रहम करे। तो आप क्या ये सब मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। चलें अब सर हम बात शुरू करते हैं। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो सर ये जो भी मैंने सवाल किया था, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे कि ये जो रेफरेंस कल्चर है हमारे यहाँ पे, कि आम तौर पे एक आम हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है कि यार भाई तुम्हारा कोई उस बैंक में जानने वाला है, कोई सुई गैस के दफ्तर में है, कोई फलां किसी जगह पे भी है, जहाँ भी कोई हो, तो ये हम क्या आदतन कर रहे होते हैं? क्या हम ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि ये सिस्टम में ये चीज़ दरकार है, या फिर ये कि हम खुद भी प्रोटोकॉल और कन्वीनियंस ढूंढ रहे होते हैं? हमें दरकार नहीं है, कन्वीनियंस देखते हैं कि जल्दी हो जाएगा, वरना जो चीज़ 15 मिनट में होनी है उसे 15 घंटे भी लग सकते हैं। और जैसे कह रहे थे तुम कि वो बाहर के मुल्कों में लाइन भी होगी तो हम फॉलो कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर आप, जैसे बच्ची कोई हॉस्पिटल का जिक्र कर रही थी, तो वहाँ तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। डॉक्टर्स 3-3 महीने की कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता। बिल्कुल। इमरजेंसी में भी सिर्फ उन लोगों को वो इमरजेंसी में देखते हैं जो बिल्कुल जाँ बलब हों, यानी जिनकी रूह बस कफस से परवास करने वाली हो, सिर्फ उसको वो इमरजेंसी में देखते हैं। हाथ टूटा है या टांग टूटी है या पेट में दर्द है तो वो इमरजेंसी में नहीं चेक करते। आपको लगता है कि कुछ मिक्स किस्म का हो गया है दोनों आर्गुमेंट के? एक्चुअली में मसला वहाँ पे भी आता है कि ये चलता भी है, हमारे कल्चर का हिस्सा ही बन चुका है, और कुछ हम खुद भी अपना वक्त बचाना चाहते हैं और हम उसी कल्चर को फॉलो भी कर रहे हैं कि यार सबसे सुना हुआ है आपने कि भाई कोई रेफरेंस लेके जाना। ऐसा है, मगर ये कि वोकल होना चाहिए। अगर आप लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं हमेशा लाइन में लगता हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स मुझको क्रॉस करके आगे लाइन में आता है तो मैं बहुत शोर मचाता हूँ। अच्छा। और आमतौर पे ये होता है कि कोई एक शख्स बोले तो 4 और भी बोलते हैं, फिर उस शख्स को शर्मिंदगी में वापस पीछे जाना पड़ता है। तो
अपने हक के लिए तो बोलना पड़ेगा आपको। तो सर ये जो आपने भी बात की कि मैं वोकल हूँ और मैं अगर लाइन पे कोई तोड़े तो मैं बोलता हूँ और फिर सब आपकी सपोर्ट में बोलते हैं, जी ऐसे ही तो ये अभी रिसेंटली आपके साथ बहुत होना शुरू हो गया है। रिसेंटली बहुत होना शुरू हुआ। हकीकी जिंदगी से निकल के ये डिजिटल दुनिया में भी आ गया है। मेरा ये ख्याल है कि ये एक ऐसा वाक़या है जो शायद मैं ताहयात याद रखूंगा, मगर ये कि काश कोई अच्छी याद होती जिसे मैं रखता। आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट द सेम टाइम अहमद साहब, जो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है कि आप पहले इस तरह से वोकल नहीं थे इन मामलात के बारे में। ये जो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स, पिछले 10 साल में मैं कहूँ शायद कोई चेंज एक आया आपके अपने अंदर, कि वो चीज जो थी आप अब ओपनली बात कर लेते हैं उसके बारे में, कह देते हैं। ये इसकी वजह क्या ठहरी सबसे ज्यादा? मैं ये समझता हूँ कि आई हैव नथिंग टू लूज नाउ। ओके, लाइक आई एम एट द वर्ज ऑफ माय द लास्ट चैप्टर ऑफ माय लाइफ। ऐसी बात सो इस वक्त आप कहते हैं कि जो भी होना है वो आप फेस कर लें, क्या नुकसान होगा, मरना तो वैसे ही है, ठीक है ना, तो बोल के मरे। अच्छा, हाँ ठीक। मेरा ये ख्याल है। दूसरे ये कि एहतराम एक चीज़ है हमारी आवाम में। बिल्कुल। मेरी उम्र का बहुत लिहाज करते हैं, इज्जत करते हैं मेरी, जिसका मैं फ़ायदा उठाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि नाजायज़ फ़ायदा ना उठाऊँ। तो मैं बोलता हूँ, बोलता रहूँगा। दुख होता है बाद में कि इतना बोलना चाहिए था, इतना नहीं बोलना चाहिए था। मगर जो ओवरऑल बात है, मैं समझता हूँ बेटा कि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल बहुत गलत कर रहे हैं। हर एक के हाथ में मोबाइल है। अगर आप कोई चीज़, किसी की रील बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो प्लीज़ एक चीज़ होती है जिसे कंसेंट कहते हैं। जी बिल्कुल। आप पूछे बगैर उस शख्स से जिसके बारे में आपने रील बनाई है, कुछ भी करें, उसे आप पोस्ट ना करें, इजाज़त ले लें। मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा इस वक्त एक प्रॉब्लम बन गया है कि आप कहीं पे भी खड़े हैं, आपकी रील बन गई और वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो पोस्ट कर दी जाएगी और उसके नीचे जो दिल चाहे वो लिख भी देंगे। सर एक और चीज़ जो कि बड़ी अहमद साहब और आम फहम यहाँ पे, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, तो ये उनको ही मैं बावर कराना चाहूँगा कि ये जो आप लोग कहीं पे भी खड़े होके अपनी एक रील, ये तो खैर एक और मामला था, मगर आम फहम तस्वीर ले रहे होते हैं या अपनी आप टिकटॉक बना रहे होते हैं या अपनी कोई आप स्ट्रीक बना रहे होते हैं, तो भैया वो जहाँ पे आप बैठे हैं, अगर वो कोई पब्लिक प्लेस है और उसके अंदर पीछे लोग आ रहे हैं, तो वो उन लोगों से पूछना आपकी जिम्मेदारी है। एक्चुअली तो क्राइम भी है। क्राइम भी है एक्चुअली। किसी दिन आपके कोई एक बंदा उठा और वो बहुत फारिग हुआ और उसने कर दिया कोई मामला, तो वो एक और कहानी शुरू होगी। लेकिन ये आप नहीं कर सकते रेस्टोरेंट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, पार्क्स के अंदर, एयरपोर्ट्स के ऊपर। आम फहम आपने देखा होगा, कोई तस्वीर बना रहा है और पीछे बेचारे जो बैठे हैं वो सारे भी उस फ्रेम के अंदर आए होते हैं। वो सब आए होते हैं। ख़ास तौर पे मुझे जो लगता है कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और अचानक एहसास होता है कि सामने से कोई आपकी रील बना रहा है, आपके मुंह में निवाला जा रहा है, मुंह आपका खुला हुआ है और वो उसकी वो लगा के, फिर मैंने ऐसी तस्वीरें अपनी देख भी ली। अच्छा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत नाजायज़ है, हलक तक नज़र आ रहा होता है वो। साहब जहाँ ये मामलात अभी सीरियस है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, मगर मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी ज़िंदगी के चंद जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं, उसके अंदर से अगर आप कोई टॉप 3 निकालना चाहें। बहुत सारे हैं, नहीं टॉप 3 तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिस्ट लंबी करूं, मैं टॉप 10 में चला जाऊं। ये तो गीत माला होगा सर फिर पूरा। बहुत ज़्यादा। कोई टॉप 3 सर, चले आप टॉप 3 में से कोई एक बता दें जो आपका पसंदीदा एम्बैरेसिंग हो। पसंदीदा एम्बैरेसिंग ये है कि मेरे बताने लायक अब एक और मैंने उसमें आपको मेरे एक दांत आर्टिफिशियल था सामने का और मैं शूट पे था। राइट बिफोर द शूट आई वाज हैविंग माय लंच। अच्छा। खाते खाते वो दांत टूट गया। अब मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं इतना एम्बैरेस था कि किसी को बता नहीं सकता था कि मेरा दांत नहीं है सामने का, मैं शूट नहीं कर सकता। अगर मैं मुंह खोलता तो नजर आ जाता। तो मैंने सोचा मैं डायरेक्टर को बुला के उसको पहले बता देता हूँ कि यार ये हादसा हो गया, मुझे फौरन जाना है डेंटिस्ट के पास। हाँ। वो डायरेक्टर जरा हल्के पेट का था, उसने जाके सबको बता दिया कि मोहम्मद अहमद का दांत टूट गया। अब मैं मुंह पे हाथ रखा हूँ और शर्मिंदगी के बारे में सब आगे मुझसे खैरियत पूछ रहे हैं। अहमद साहब ठीक है, आपने हाथ क्यों रखा हुआ है मुंह पे? अहमद साहब क्या? और सब जालिमों को पता भी था कि आपने क्यों रखा हुआ है। सबको पता था कि मैंने हाथ क्यों रखा हुआ है। सब ने आके खैरियत पूछी, सब ने सलाम दुआ उसी वक्त करनी थी। मेरे पास भी है एक आपका ऐसा किस्सा। जी जी। जिसके अंदर आप किसी के साथ जा रहे थे और आपने उनके साथ गाड़ी में बैठे बैठे ही उन्हीं से तंग आके उन्हीं के खिलाफ मैसेज लिखा और आपने किसी को भेजना था और आपने उन्हीं को भेज दिया। आपको याद है ये? बहुत अच्छी तरह याद है। बाकी है कि अक्सर यही होता है, जैसे वैसे इस शो के बाद तुम्हारी बुराई करनी होगी जी जी, तो जिसका नाम भी W से शुरू होगा उसको भेज दूंगा मैं। अब वसी शाह को जाएगा। बस। और
मुझे यकीन है बस ही आगे से मुझे भेज देंगे यार, मुझे लगता है आपको भेजना था। नहीं, अब तो लोग खुद ही कहते हैं सर आपने गलत भेज दिया। आपने गलत भेज दिया, लेकिन ये आपने बहुत जबरदस्त जमाने में ये किया था। बहुत ज़बरदस्त ज़माने में किया था और नाकाबिल माफ़ी। मगर मुझे सिर्फ जो उसमें कमाल बात लगती थी पूरे उस किस्से के अंदर कि उसके बाद जब वो आपने भेजा और आपको पता चल गया कि आपने उनको ही भेज दिया जी, उन्होंने आपको कुछ कहा था उसके बाद? आपने कहा था कि बताने वाली बातें बताऊं। और फिर जो मैं बाद में कभी कभी सोचता हूँ कि जो भी उन्होंने आपको कहा होगा आप उन्हीं की गाड़ी में थे। बात यूँ है कि वो खातून थी। अच्छा, वो खातून भी थी? हाँ, और मैंने ये भी सुना था कि वो हाथ पहले छोड़ती हैं, बात बाद में करती हैं। और ये इस तरह का इत्तेफाक था कि गाड़ी के इस तरफ से मैं बैठा, वो उस तरफ से बैठी, और उनके मोबाइल पे वो टोन आई, उन्होंने खोला और बहुत तफसील से ऊंची आवाज़ में पढ़ा। अच्छा। सिग्नल भी रेड हो गया आगे, गाड़ी खड़ी होनी थी। तो अब मुझे यकीन था कि इस साइड का दरवाज़ा खोली और लात मार के मुझे बाहर फेंक देंगी। उन्होंने मुझसे कि अहमद साहब हैव यू सेंट दिस टू मी। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, उन्हीं को भेजा था। मैंने कहा जी। तो कहने लगी कि क्यों? मैंने कहा ज़बानी कहना बहुत मुश्किल था। वाह, क्या आपने रास्ता इख्तियार किया कुछ बचने का कि ये बहुत मुश्किल था। मगर वो क्या ड्राइव हुई होगी उसके बाद जब तक आप उनकी गाड़ी में रहे हो? ड्राइव तो छोड़े, चेक 6 महीने के बाद मिला था। अच्छा, अहमद साहब जो पहला चेक डिले हुआ था वो ये था? वो पहला। वेलकम बैक टू गपशप। जी, अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। सर, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए तो आप शोबिस इंडस्ट्री के लिए एक दिन के लिए क्या हुक्म जारी करेंगे? शोबिस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले कौन सा हुक्म जारी करेंगे? इतने सारे हैं, क्या क्या पता है। एक सर जो प्राइम होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक कर दे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को ठीक कर दे, बतौर वज़ीर आज़म आप ये कहेंगे? ठीक है जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रायहा ज़ारा है और मेरा सवाल ये है कि फ़ाहद शेख से अवाम काफ़ी नाराज़ है, तो आप क्या चाहेंगे कि वो अवाम उनको माफ़ कर दे या फिर नौजवान नस्ल इससे सबक सीखे? देखिए, बात यह है कि फ़हद का जहाँ तक सवाल है, बच्चा है, वो कम उम्र है, उसके साथ मेरा अच्छा खासा मजाक भी है। वो तो शायद मेरे दिल से कभी ना कभी बात निकल जाएगी। उसके बाद जो हुआ, जो वो रील आने के बाद हुआ, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। तो उसकी माफ़ी शायद मैं कभी ना कर पाऊँ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्मारा है। आपने अभी तक बहुत सारे किरदार अदा किए हैं जिन्होंने लोगों के दिलों को बहुत करीब से छुआ है। तो जब आप इन किरदार ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद ये किरदार आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात छोड़ते हैं? बहुत होता है। कभी अगर बीवी के सामने कुछ कहूँ तो कहती मेरे साथ ड्रामेबाजी नहीं करनी। अच्छा, आप ट्राई करते हैं ऐसी कोई हरकत? अक्सर ये होता है कि खाने की मेज़ पे देर हो गई, फ़ोन पे थे या कुछ जी, था, जी। मैं कहता हूँ सॉरी वो फ़ोन आ गया था, मेरे साथ ना करें, बैठ जाएं तो चुप करके खाना खाएं। ओए होए, अच्छा ये देखें, इज्जत ऐसी है। अहमद साहब ये अब होती है आपकी जब से आपने अदाकारी पे जोर दिया है, पहले नहीं होती थी? पहले तो नहीं, राइट। पहले होता था मुकालमाबाजी मुझसे ना करें। अच्छा ठीक है, ओके, आई टेक माय वर्ड बैक। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहा इजाज़ है और मेरा सवाल सर से है। अगर ज़िंदगी को एक जुमले में बयान करना पड़े तो आप क्या कहेंगे? एक जुमले में ही बयान कर दें। आई थिंक मिक्सचर ऑफ हाइज एंड लोज, एंड आप पे डिपेंड करता है बेटे कि आप हाइज को पिक करती हैं या लोज को पिक करती हैं। तो इट्स अ जर्नी, यू हैव टू पिक एंड चूज। यू हैव टू गो थ्रू इट एज वेल। या बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाल है और मेरा सवाल सर से है कि एक सक्सेसफुल एक्टर बनने के लिए कौन सी 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस एंड लैंग्वेज पे, यानी आपकी उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हों कि आप में कॉन्फिडेंस है, आप दोनों ज़बानें अच्छी बोलती हैं, क्लियरली बोलती हैं, तो फिर सिर्फ कोशिश करनी और कुछ नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ कि लड़के भी अहमद साहब से सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद खान है और सर मेरा क्वेश्चन ये है ओहो। कि आपने कई दहाइयों से इस इंडस्ट्री को संवारा है, तो आज के यंग एक्टर में टैलेंट तो नज़र आता है लेकिन शायद तमीज़ की थोड़ी कमी है। मैं नहीं कहूँगा कि तमीज़ की कमी है, बिकॉज मेरा वास्ता जितनी भी आप कहते हैं सो कॉल्ड जेनजीज की सब लोग बुराइयां करते हैं, मेरा वास्ता जितना भी जेनजीज से पड़ा है, मुझे आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं। बिकॉज हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुंह पे आपके बहुत सीधा सीधा सवाल करते हैं, घुमाते फिराते नहीं हैं, और स्ट्रेट जवाब भी आपसे चाहते हैं। कम से कम तालीम से इतना तो ज़रूर हुआ है कि ये जनरेशन जो है ये लिहाज करना जानती है, अदब करना भी जानती है। मुझे कोई शिकायत कभी भी नहीं हुई इनसे।
जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम कासिम है। मेरा आपसे सवाल है कि एक्टिंग के दौरान आप स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करते हैं, यानी खुद से उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं? अक्सर करना पड़ता है। बात तो वही होता है कि डायलॉग इस तरह से लिखा, सिवाय खलील साहब के स्क्रिप्ट के, बाकी डायलॉग्स का जो होता है वो एक्टर को अपने एतबार से उसको बैलेंस करना होता है कि वो उसके लिए ईजी कैसे होगा, उस तरह। मगर अहमद सर, जब आपका स्क्रिप्ट कहीं गया हो तो डज दैट हैपन टू योर स्क्रिप्ट एज वेल? यस, एंड आई अलाउ दैट। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आप अपने लहजे में लिख रहे हैं, बाज़ दफ़ा वो एक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है बोलना, तो फिर मैं उससे यही कहता हूँ कि आप मायने ना बदलें, यही बात आप किसी और तरीके से कह दें। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, उर्दू में बोल रहे हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम सबा है और मेरा क्वेश्चन सर से है। जैसे कि पीटीवी दौर के ड्रामे आज भी लोगों को याद है, तो उस दौर के माहौल और इस दौर के प्रोडक्शन हाउसेस के माहौल में आपको क्या बड़ा फ़र्क नज़र आया? फ़र्क तो काफ़ी है, क्योंकि वो बड़ा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था। ऐसी जगह पे आप शूट कर रहे होते थे जहाँ गर्मी नहीं है, आपको 3 कैमरे शूट कर रहे हैं एक साथ, वो बहुत कन्वीनियंट, बहुत आरामदेह था। अब मुश्किल हालात हैं ज़्यादा, क्योंकि माइक्स इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि आप एसी भी ऑफ कर देते हैं, फ़ैन भी ऑफ कर देते हैं, और गर्मी इतनी ज़्यादा कि मुझे पहली दफ़ा हीट स्ट्रोक हुआ। अब इतना कंफर्टेबल नहीं है। अब इतना कंफर्टेबल नहीं है, पहले का ज़्यादा लगता था। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम असद अली है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बेबी बूमर और जैन अल्फ़ा तक का सफ़र किया है, इन सारी जनरेशंस में वाज़ेह फ़र्क क्या है? बेटा, तुम्हारी बात सुन के मुझे लग रहा है कि मैं हज़रत आदम के साथ पैदा हुआ था। तज्जिया मांग लिया उन्होंने आपसे तमाम जनरेशंस का। तमाम जनरेशंस का मांग लिया। इसका इतना कोई वो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज बहुत लंबा हिस्ट्री है। 4-5 हज़ार साल पहले इतनी जनरेशन मुझसे पहले भी गुजर गई। मगर हाँ, पहले लिटरेचर बहुत था और बच्चे किताबें पढ़ते थे और उनके वालिदैन भी किताबें पढ़ते थे, उनके तहत बच्चों की तरबियत होती थी। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान में अपने बच्चे को पालना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप उसको शरीफ बनाएंगे या बदमाश, क्योंकि घर के अंदर आप उस जो कुछ सिखाएंगे वो बाहर सड़क पे तो नहीं चलेगा। सो एक कन्फ्यूजन आ गई जनरेशंस में ये वाली कि शायद तालीम को अलग रखना है और ज़िंदगी को गुजारने के उसूल कुछ और है। ये कन्फ्यूजन मुझे ज़रूर नज़र आई इन सारी जनरेशन्स में, बिकॉज घर के अंदर वो कुछ और होते हैं, स्कूल में वो कुछ और होते हैं, काम पे वो कुछ और होते हैं। ये कन्फ्यूजन है। सर, हमारा अगला सेगमेंट और करें पोस्ट जो कुछ आपने की, जो कुछ आपके बारे में हुई, वो आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि शायर क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। तो जी दिखाइए और करें पोस्ट में क्या है। अच्छा जी, अहमद साहब तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग कराची। अहमद साहब, लुक्स सो ब्यूटीफुल। और ये मैंने कब खींची याद? 2019 30 जनवरी को सर। जी जी, सुबह आपने जाते हुए बिल्कुल, जो आपने इस झाड़ू को भी साथ अपने फ्रेम की जीनत बनाया, बड़ी कोई इंटरेस्टिंग आपने तस्वीर ये खींची है सर। बहुत कुछ कहती है, बिल्कुल बहुत कुछ कहती है। बहाना बादल थे, लेकिन आपने इसके अंदर बहुत सी चीजें कह दी कि ये देखिए बादल है, इसके अंदर बिजली की तारें नजर आ रही हैं, आपको नया एक पुल भी नजर आ रहा है, लोग मोटरसाइकिल पे सुबह के टाइम अपना काम करते हुए जा रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं। कीप योर सिटी क्लीन प्लीज। बिल्कुल, कीप योर सिटी क्लीन प्लीज। और उसके अंदर झाड़ू भी नजर आ रहा है, और झाड़ू जिन्होंने पकड़ा हुआ है उन्होंने वो ब्रांड पहना हुआ है जो कहता है जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। And that is what Karachi does, that it just does it. और वो कर देता है जो भी हो रहा है उस शहर के साथ, लेकिन वो अपने करने से नहीं आ रहा, जो कि कमाल है मेरे ख्याल से कराची का सबसे बड़ा, कि आप उसके साथ जैसा भी करें, जो मर्जी दुनिया जहां से लोग वहां पे आ जाएं, वो शहर अपना काम किए जा रहा है, जो कि एक बड़ी कमाल बात है जी। विद द राइटर ऑफ सुनो चंदा, साइमा अकरम चौधरी। जी 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 सर, ये भी 2019 में आपने लगाई थी जी। साइमा अकरम चौधरी, मुझे लगता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का लिखती हैं। उस ज़माने मैंने शायद इनका सुनो चंदा बिल्कुल आपने किया होगा जी। तो मैं ये देखता था कि इनकी सिचुएशंस, इनकी डायलॉग्स जो ये लिखती हैं, अगर कॉमेडी लिख रही होती हैं तो वाकई बहुत मज़े की होती है। ठीक है। सो आई रियली लाइक द राइटर, शी इज़ वेरी गुड। ओके जी सर, थैंक्स फॉर द वंडरफुल पोर्ट्रेट। ये मेरी बच्ची स्टूडेंट थी शायद, अच्छा, जिसने ये उन्होंने आपका पोर्ट्रेट बनाया था। पोर्ट्रेट बनाया। देखिए मेरा सर कितना अच्छा है, इसमें तो फिर भी घने बाल हैं। बच्ची के जहन में ये वाला इमेज था जी। आई लव इट जी। आगे दिखाएं। आई नो आई एम नॉट गुड विद पंजाबी एट ऑल, बट आई हैव एंजॉयड प्लेइंग मलिक अलाया ट्रेमेंडसली। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ समवन आस्क्स मी, पंजाबी is my favorite language. I so want to learn it and I so want to speak it. But the best part of Punjabi is इसका ह्यूमर। एक छोटे से जुमले में बहुत कुछ कह देते हैं, वो चाहे छोटा सा जुमला हो। इन जुमलों का शिकार तो खैर मैं हाल ही में हुआ भी हूँ, मगर ये कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो मुझे पंजाब में मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिलता।
और इतनी बुरी नहीं थी आपकी जो आपने इतना ज्यादा अपने आप को वो आई एम सो एम्बेरस्ड बिकॉज 2 दफ़ा मुझे एक्सेंट्स बनाने पड़े हैं। इसमें मुझे पंजाबी लहजा बनाना पड़ा बिल्कुल। और मूवी में केक में जी they asked me to do Sindhi accent and I think I'm bad at that. I'm really bad. अच्छा, लहजे मुझसे नहीं बनते। लहजे नहीं बनते आपको लगता है? तो 70 साल की उम्र में उर्दू होते अब तो मौत तक पहुंच गए। अब कहाँ से लहजे बनेंगे यार? क्यों, ये क्या बात हुई सर? नहीं भाई, अब याद नहीं होता कुछ। अब कुछ ना याद रहता है। याद रहता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये कैट वॉक आप लगा रहे हैं जी, और आपने उसकी कंसेंट ली थी सर तस्वीर खींचने से पहले? क्या बिल्ली को इल्म था कि आप ऊपर से उसकी छुप के फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपने उसकी प्राइवेसी ब्रीच की इतनी बुरी तरह? नहीं, खातून ने मुझसे इजाजत ली थी। और जब खास तौर में इतना खतरनाक स्टंट पुल ऑफ कर रही थी कि कोई आम वॉक भी नहीं, मतलब बाकी सही मायनों में कैट वॉक है ना सर ये। बिल्कुल। और आपने क्या कैप्चर कर लिया उसको ऊपर से? जी, आपने एक बिलबोर्ड की तस्वीर को कैप्चर किया, आओ अपनी वायरिंग बेहतर कर लें एक खुशहाल पाकिस्तान के लिए। और हमने कहा जी, अपनी वायरिंग। अहमद साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? सर हम सबकी वायरिंग ही तो शॉर्ट हुई भी है। वायरिंग शॉर्ट हुई है, उसके बारे में था ये बिलबोर्ड, ठीक है। ओ, नदीम साहब के साथ मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज, ये नदीम साहब के साथ आपकी तस्वीर 2021 की, आपको याद है सर ये? जी याद है। ये एक ही मुलाकात इनसे मेरी हुई। अच्छा। और बेहद शाइस्ता आदमी, बिल्कुल, बहुत तमीज़दार और बहुत उम्दा। इनके साथ थोड़ी सी देर बैठा, मगर जितनी देर बैठा मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बिल्कुल। आई थिंक नदीम साहब वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ जहाँ पे आपको एक्चुअली मिल के और बात करके उनसे पता चलता है कि अच्छा स्टार एक्चुअली होता क्या है और हाउ डू दे बिहेव एंड व्हाट आर दे सपोज टू बी लाइक। तो वो एक बड़ी आपको जो एक वाइब आती है ना, वो बड़ी कमाल है। बात यूँ है कि ही वाज सो हम्बल। ज़्यादातर देखा होगा मेरे जैसे लोग सिर्फ अपनी तारीफ करते हैं। इनके पास बैठ जाइए और इतने इनकिसार पसंद थे कि अपने बारे में बात नहीं की इन्होंने। बिल्कुल। ये औरों की बात करते हैं और बहुत बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। विंटर्स आई एम मरी। ओ गॉड, इन लिखना भूल गया। इनके बजाय आपने कर दिया मैं मरी हूँ। सर ये भी आपको याद है या नहीं है? ये अभी की तस्वीर है। ये अभी की तस्वीर है ये अभी। और ये आप मरी के अंदर ये आप किसको बुला रहे थे बाहें फैलाए? सर मौसम को, आई गेस। मौसम तो सर आसपास है या और कोई था? अहमद साहब कवर ना करें आप प्लीज, अब खोल के बता दे। देखिए बात यहाँ तक पहुंच गई, ये जो आपके अंदर का शाहरुख खान निकला था ना, बात ये है, टांगे कांप रही थी, हालत बुरी थी, लेकिन भाई खुली हुई थी। ये देख लें जो आपने यूं करके जो शाहरुख खान वाला पोज दिया है ना अपने अंदर, और आपने ये भी कहा कि मैं हूं मरी। ठीक है जी। ओहो, थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे सो स्पेशल। हाँ सर, ये याद है जी, ये मेरी बर्थडे थी। अच्छा। और ये मेरी बेटी लेकर आई थी। ओके ठीक है। ये 9 मार्च को आपकी बर्थडे होती है। अब आप ऐलान कर दें। सर मैं क्या ऐलान करूं, नीचे लिखा हुआ है। जी सर, एक दिन पहले होती है। एक दिन पहले होती है। ओके, सो 8 मार्च को तमाम लोग याद रखें, आप लोगों ने छुप छुप के डीएम करने हैं अहमद साहब को हैप्पी बर्थडे के। डीएम भर गया, पहले ही कुछ नहीं अब जगह उसमें। अच्छा वो एक टाइप के, अब दूसरे टाइप के हमने आपको वेरिएशन देंगे आपको डीएम्स के अंदर हम। जी कुछ ख्वाब थे जो ख्वाब रहे, कुछ ख्वाहिशें जो हसरतें बनी, कुछ डर थे जो सच हुए, कुछ अपने थे जो अजनबी हुए। अहमद साहब किस किस के बारे में आप ये कह रहे हैं? शो बिजनेस के बारे में सर। शो बिजनेस के बारे में आप पढ़े, सारा ही आपने शोबिज पे लाद दिया। ख्वाब थे जो कि ख्वाब में, वो भी आपने उनके लिए कहा, ख्वाहिशें हसरतें भी शोबिज के लिए, कुछ डर थे जो सच हुए वो भी शोबिज के लिए, सच हुए, और जो अपने थे वो अजनबी हुए, ये भी शोबिज। ये तो बहुत शो बिजनेस में व्हाट आई हैव रियलाइज्ड आफ्टर 35 years being in show business, it's entirely a very selfish industry and it has no friends. No friends at all. No friends at all. As soon as you lose your charm, या ये कि आप यूँ कहिए कि आपको लगे कि अब वो उम्र भी नहीं रही और अब आपसे कोई काम as such है नहीं, तो फिर तो कोई नहीं है सर। It's a very sad reality, but it is like that. ठीक। ओहो, ये अब आपके मुतालिक आ गई बातें। ये 100% मैं नहीं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस ने आपकी रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में कहा। जी ऐसे ही हुआ था यार। ये जो होने लग गया ना रिव्यूज जी, और उनमें ये होता है कि अगर आप ऐसे लोग रिव्यू कर रहे हैं जो नहीं जानते तो आप उनको इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है, उनको इल्म नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे लोग जो जानते हैं, इस काम को भी जानते हैं, इस काम से वाबस्ता भी हैं, और वो बैठ के करना शुरू कर दें रिव्यू और हर एक का बहुत एक नेगेटिव
वो दें। जिस तरह से हम काम करते हैं, मैं समझता हूँ वो एक मौजज़ा है जिस तरह से चल रही है इंडस्ट्री हमारी, कि हर तरह की मुश्किल हम फेस करते हैं, फिर उन मुश्किलात से रिव्यू करने वाला वाकिफ भी है। उसके बावजूद अगर वो बहुत नेगेटिव बातें करे तो उसके बारे में मैंने ये रीड डाली थी कि आप बहुत ही वेलने हैं शायद। तो ये आगे से इजाज़ भाई साहब ने कहा मैं नहीं हूँ। बेचारे समझे कि मैंने इनके बारे में कहा है तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं हूँ, जबकि जिनके बारे में कहा था उन्होंने कुछ नहीं आगे से कहा। नहीं, उन्होंने वो सारे चुप करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं, हमें तो नहीं कहा। लहदा सबके मैसेजेस हाँ, लहदा वो बिल्कुल वो आ जाएगा। ठीक है जी। ओह, ये तो आ गया। हमने डिस्कस भी किया अभी के फहद वाली चीज़ पे आपने अपना रिव्यू पूरा दे भी दिया। सबसे फ्रेश ये भी माल है आपके पास मार्केट के अंदर। आगे चलें। ओहो सर, ये जो एक हुआ बीच में एंगल, ये आपको पता चला था? हाँ, सिर्फ पता ही चला था सर। इसमें प्लीज रोशनी डालिए कि क्या मेरे ख्याल से वो शायद उन्होंने सोचा हो कि मामला खत्म हो गया तो इस वजह से वो फिर पीछे हट गए। सर रोशनी कैसे डाल सकते हैं, लाइट ही नहीं है सर। लाइट ही नहीं है, मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एक सरकारी लेवल पे ये बात जो थी वहां तक पहुंच गई। जी, पहुंची तो थी। और ऊपर से उनका मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होना चाहिए। इसके बारे में मुझे इत्तला मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है। दे डिड कॉल अ फ्यू एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, बट नॉट मी। आपको नहीं किया था, मगर सीनियर एक्टर्स को किया गया कॉल के मेंटरशिप के बारे में? बिल्कुल किया। ठीक है, तो पता चला उसमें 2-3 तो खुद ही प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी प्रोग्राम का मेंटरशिप को छोड़ देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए हम, ये बहुत लंबा मामला हो जाएगा। जी, पाकिस्तानी ड्रामे एआई से लिखे जा रहे हैं। हाँ, ये मेरा आखिरी तजुर्बा था पिछला, बट आई हैव रियलाइज्ड एआई से बिल्कुल आप लिख सकते हैं, बहुत तफसील से आप लिख सकते हैं उसको। आपको इससे प्रॉम्प्ट करना होता है, और प्रॉम्प्ट करना तो आपकी जनरेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा जानती है। लेकिन डायलॉग की जो एक रूह होती है वो एआई नहीं डाल सकता। जैसे वो आपको लगेगा कि हिंदी में जैसे तर्जुमे होते हैं नेटफ्लिक्स की फिल्मों के, बिल्कुल उसी तरह की लैंग्वेज आती है जब आप उर्दू के डायलॉग्स एआई के थ्रू लिखें। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आपको 1-2 सफ़ों में ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये ट्रांसलेटेड है, ये लिखे नहीं है। ओके, और इसको ओन भी नहीं किया जाता कि इन द सेंस कि या तो राइटर कह देना कि एआई के थ्रू ही कर रहे हैं। एआई से मदद लेना बुरा नहीं है वैसे, अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर करते हैं, स्टोरी अपनी वो स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा करके आपको दे देता है, मगर एक बटन दबाएं तो वो आपको 26 एपिसोड्स का वो भी बना के दे देता है। अरे वाह। जी, आई हैव ट्राइड दिस। अच्छा, 26 एपिसोड्स का, हर एपिसोड वाइज डिवाइड कर देगा आपकी स्टोरी को कि इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा। वो बहुत अच्छा होता है उसका। फिर वो उसको फर्दर एपिसोड में अगर आपके 18 सीन्स हैं तो वो 18 सीन्स भी आपको लिख के दे देगा। लेकिन एआई खुद आगे जाके भूल जाता है कि उसने पहले क्या लिखा था। अच्छा, ये भी करता है। एआई को याद नहीं रहता, फिर आपको दोबारा प्रॉम्प्ट करना पड़ता है कि पहले ये लिखा था, उसके हिसाब से ठीक करो, तो आगे से आगे सॉरी करके फिर दोबारा। ओके, और ये आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ड्रामा में बहुत हो रहा है ये इस तरह से। लाइक मैंने एक पिछला स्क्रिप्ट एक देखा था तो उसमें भी यही था, उसका अंजाम भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, स्क्रिप्ट का या ड्रामे का? ड्रामे का अंजाम अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है। सईद मोहम्मद अहमद says he is used to forget his dialogues while watching Numan Ijaz perform. That's very true. This man has that aura and presence. मैंने इस दफा बहुत तज्जिया, बहुत गौर से देखा कि ये सीन से पहले अपनी तैयारी कैसे करते हैं। अच्छा। He goes into a corner, he stops talking to others. कोने में जाके वो अपना पूरा सीन उसको अपने दिमाग में पूरा बना लेते हैं। जब वो आपके सामने आते हैं तो he is fully prepared. कहाँ पॉज है, कहाँ सांस लेना है, किस वक्त कहाँ देखना है। He's so precise with his performance. And when he is there, मैं तो सिर्फ उनको I wish I was the camera कि मैं एक-एक उनका वो सीख सकूं और रिकॉर्ड कर सकूं, because he is a complete university of acting and dialogue delivery. 100% मैं आपसे एग्री करूंगा। थोड़ा अक्सर मैं तो कहता हूँ, मैं तो पहले होता है आप तारीफ वाले ज़ुमरे में होते हैं किसी के, फिर आप तंग आ जाते हैं। तो मैं अब तंग आने वाली जोन में आ चुका हूँ नुमान इजाज साहब के साथ कि ये एक तकलीफ दे हद तक अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे, और तकलीफ दे हद तक दूसरे अगर किसी अदाकार के लिए हों, और वो अगर अदाकार कदरे बहुत हल्का हो तो वो और तकलीफ में और कॉम्प्लेक्सेस में, इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सेस, ये वो एक्टर हैं जो आपको देते हैं। बिल्कुल देते हैं कि आपको मजीद ये महसूस कराते हैं कि क्यों तुम इस काम में आए। हाँ बिल्कुल। क्यों तुम घर से निकले थे, तुम आज कहीं और भी जा सकते थे, तुम क्यों यहाँ पे आके ये काम कर रहे हो। सामने ऐसे ही लगता है। ये बिल्कुल ऐसे आदमी हैं। सोच लो अगली सीरियल मारोगे तो नहीं, कसम खाओ। ये एक स्टैंडर्ड मसला अहमद साहब आपकी एक्टिंग करियर में। भाई अब तो यूँ है कि जैसी कोई कॉल आती है तो पहले पूछता हूँ कि अच्छा इवन नंबर सूट नहीं करते मुझे, चौथी में मरूंगा, 8वीं में मरूंगा, 12वीं में मरूंगा, एपिसोड। हाँ, ये इवन नंबर कोई होगा जिसमें वो आपको, पहला क्वेश्चन ही मेरे होता है कि जी कौन सी एपिसोड में मरना है। ये तो पता है कि मरना है। कोई
ऐसा है सब किसी ड्रामे को आप आखिर तक पहुंचा? मैं खुद ही लिख लेता हूँ बीच में आखिर तक जाना हो तो। अच्छा। और कुछ में ऐसा भी होता है कि मुझको पसंद नहीं आ रहा, मसले हो रहे हैं प्रोडक्शन में, तो आप खुद कहते हैं? कहते हो जी इस वाली एपिसोड मार दें, बड़ा अच्छा मौका है। अमूमन कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है आपके ऊपर? सर आज आ गया हूँ, हार्ट अटैक, उल्टे हाथ को पकड़ लें, हार्ट अटैक। जैसे ही मैं उल्टे हाथ पे हाथ रखूँ आप समझ जाए आने वाला है। यार मगर कभी आपसे डायरेक्टर से कहा कि यार इस पर कोई और ट्राई करके देखिए? बहुत कहा जी। एक्चुअली वो क्रिएटिविटी का हमारे ये हाल है कि मारना भी नहीं आता ठीक से। एक ने कहा कि आपको हमने बड़ा डिफरेंट मौत दी है, इस दफ़ा मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा देखो मैं रोड एक्सीडेंट से मर गया हूँ, हार्ट अटैक से मर गया हूँ, सदमे से मर गया हूँ, तो इस तरह कुछ नया दे दें। कह लगे जी बिल्कुल नया। अच्छा जी हम पहुँच गए, ऊपर देखा ना तो छत के किनारे पे इतना बड़ा कोई मटका सा रखा हुआ था। मैंने कहा तेरी नीयत क्या हो रही है? तो कहने लगे ये गिराएंगे आपके सर पे। मैंने कहा मेरे सर पे तो कुछ भी रुकावट नहीं है, डायरेक्ट गया। खैर जी वो मटका गिरा, मुझको साइड पे लिटाया हुआ था, मटका मेरे पास टूटा। अब मुझे एक्टिंग करनी थी मरने की कि मेरा सर फट गया। सर जी इतना भारी मटका मेरे सर पे गिरा, मेरा चश्मा बस इतना हुआ। तो इसके अलावा खराश भी नहीं आई और खून बहुत पड़ा हुआ था नीचे। तो आपने उसके बाद उनको कहा कि नहीं यार पुराने वाले तरीके ठीक है, तुम लोग क्रिएटिविटी रहने ही दो, रहने दो, ये ना हो पाएगा तुमसे। नहीं सर अब अच्छी तरह पढ़ता हूँ कि कैसे मर रहे हैं। बिल्कुल, मगर ये भी देखे वैसे मैंने मशवरे दिए हैं लोगों के, यार अगले सीन में बता दो कि मर गए पिछले एपिसोड में, दिखाना क्यों जरूरी है? ये दिखाने वाला भी एक दिखाने वाला जो है ना, जबकि इससे पाबंदी है कैमरा की तरफ से कि आप जनाजे में लेटा हुआ ना दिखाएं, सर ये तो नाकों में रुइयां ना। हाँ सर वो तो नाकों में क्या हलक तक में ठूस दें अगर उनका बस चले। मगर ये भी तो बड़ा फेवरेट होता है राइटर्स का भी, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 10-15 मिनट निकल जाते हैं। बात यूं है कि वास्तव में एक्टर बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। मेरी तोंद इतनी बड़ी है कि अगर मेरी हंसी निकल जाए तो सांस तो मैं रोक लूंगा ऊपर से, मगर ये नहीं रुकती। तो अब आप जानती है कि ये ज़माना चल रहा है उसका बोटॉक्स का। जी जी। तो बोटॉक्स जैसी कोई एक्ट्रेस या एक्टर करवा ले तो उसके एक्सप्रेशंस मारे जाते हैं, उसको हंसने में भी मुश्किल होती है, रोने में भी बड़ी मुश्किल होती है। अब मैं मरा पड़ा हूँ और मेरी बेगम मेरे साथ बैठी हैं, उनको रोना था। अब वो रो तो नहीं, आंखों में आंसू के लिए वो ग्लिसरीन लगा ली थी, आंसू तो बह रहे हैं, चेहरे पे एक्सप्रेशन कोई नहीं आ रहा। तो डायरेक्टर वहाँ से कहता है बीबी मुँह से भी रो लें। वो जो है खातून कहती हैं रो तो रही हूँ, और उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब डायरेक्टर जब मैं उनकी तरफ देखूँ तो मेरी हंसी निकली, तो वो रो नहीं रही हैं, ये हिले जा रही है। डायरेक्टर कहता है दोनों में से कोई एक काम कर लें, या आप रो लें या आप अपनी तोंद रोक लें। तो सर कफन डाल दिया, फिर इसी तरह हुआ। तो बहुत ही रिडिकुलस लेवल पे चली गई है हमारी क्रिएटिविटी। ट्रस्ट मी आई कैन लाफ टू। हाँ, बिकॉज आई हैव बीन क्राइंग लाइक ऑलमोस्ट एवरी सीरियल। जी लगातार कुछ सीरियल्स ऐसे आ गए थे, औलाद आ गया, फिर बेटियां आ गया, तो जिससे मुझे नहीं याद कि मैं हंसाऊं कहीं। मैं और मरीना ने तो बना लिया था ना कि सर ये बता दें कि कौन से नंबर का रोना है। हल्का रोना नंबर 1 होता था, दरमियानी रोना नंबर 2 होता था, धाड़े मार के रोना नंबर 3 होता था। अच्छा। तो मैं डायरेक्टर बता देता था कि 1। अच्छा। हाँ हल्का वाला। हाँ हल्का वाला। जब बेटी मरती है तो फिर धाड़े मार के, तो उसने कहा 3, तो धाड़े मार मार के रोए सर। ओए हो, तो इस तस्वीर को आई होप देख के लोग शायद कहीं और आपको कास्ट करना चाहें, मगर परपेचुअली आपको वो उसी पे कर रहे होते हैं कास्ट। ट्रेजिक रोल्स में, ट्रेजिक रोल्स के अंदर ज्यादा कर रहे होते हैं। एक्सेप्ट फॉर हम तुम आई डिड, वो तजुर्बा मेरे लिए। मैं कहता हूँ अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे मुश्किल कैरेक्टर जो मैंने जिंदगी में किया, तो दैट वाज हम तुम, बिकॉज आई प्लेड अ टिकटॉकर इन दैट। बिल्कुल। And what happened was कि I never wear very shiny or gaudy colors। उसके अंदर वो हैट भी था, उसमें भी गोटा लगा हुआ था। अब जब मैं सेट पे पहुंचा और मुझे मेरे कपड़े दिखाए तो मैंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं पहन सकता। तो उन्होंने कहा आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब आपको पहनना है जो कुछ है। 3 दफ़ा पैनिक अटैक्स हुए हैं वो कैरेक्टर करते हुए मुझे। आई रिफ्यूज टू गो ऑन द के। इन दोनों मुझे धक्के देके, एक सीन था बर्थडे थी शायद किसी की, उसमें कैमरे के सामने जाते हुए मेरे कांप पे टांग रही थी। अच्छा। बिल्कुल टंग गई थी। अच्छा। तो मैं जाने को तैयार नहीं था, और वो मेरे साथ थी, रिमशा थी, अर्जुमन भी थी सेट पे, हमारी फैमिली ने अंदर जाना था, और मुझे एक तरह से कैट वॉक करनी है, वो गोटे वाले पहन के, वो पहन के, और पर्पल कलर की शर्ट। आई रिफ्यूज, ऐसे आई कैन नॉट वॉक इवन, मैं कांप रहा हूँ, मुझसे नहीं जाया जाएगा इन कपड़ों में आगे। उन दोनों ने तकरीबन मुझे धक्का दिया था सर, एंड दैट इज हाउ आई डिड दैट सीन। वो सबसे मुश्किल कैरेक्टर मेरे लिए। मगर नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग फिर यही रहा कि रेगुलरिटी में जो आपको ऑफर हो रहा होता है उससे बिल्कुल एक और चीज किसी ने दी। सो आई एम ग्लैड एक्चुअली कि आपको एक तरह से बिल्कुल और एक जोन में खेलने का मौका तो दिया किसी ने। बिल्कुल। ओह सर, शूटिंग एट बनी गाला, ये आजकल आप बनी गाला शूट कर रहे हैं? समझ रहा हूँ मैं।
नहीं, लेकिन गालिबन पुरानी तस्वीर है 2021 के अंदर आप जी। बनी गाला में शूटिंग करते थे। जी उस वक्त तो होती भी थी। सर, ये घर बड़ा खूबसूरत। अच्छा जी। देखिए सर, इसके पीछे पूरे वो जो दीवार है ना सर, हाँ जी, उसके आगे जो है वो लेक अंदर तक आती थी। ओए होए होए, कमाल का घर था। वाह। प्लीज डू नॉट डोनेट और डिस्ट्रीब्यूट फूड टू प्रोफेशनल बेगर्स। सर 32 अरब रुपए साल के कराची का बेगर माफिया देता है। 32 अरब रुपए। 32 अरब्स। और आप यहाँ पे कह रहे हैं खाना प्रोफेशनल बेगर्स को ना दीजिए। खाना भी क्योंकि वो वापस बेच देते हैं खाने बेच को। देते हैं। बच्चे किराए पे उठाए हुए होते हैं ना बिल्कुल। गोद में, तो मुझे लगता है कि अगर आप ये जो गाड़ी का शीशा बजा के मांगने वाले हैं, बिकॉज वो उस जगह का जहाँ पे वो खड़े हैं उसके भी पैसे देते हैं, वो खरीदा होते हैं। बिल्कुल, वो स्पॉट्स बिकते हैं आपके, फिर इशारे वो बिकते हैं। बच्चा भी किसी से लेते हैं। बिल्कुल। और उस बच्चे को वो सुलाए रखते हैं, वो एक ऐसी दवाई जिससे वो बच्चा येलो भी, आपने देखा होगा गोद में सारे बच्चे वो येलो होते हैं। तो उससे ज़्यादा बड़ा जुल्म तो मुझे कोई नहीं लगता कि आपने एक बच्चा भी लिया हुआ है, उसको आप पता नहीं किस चीज़ के टीके भी लगा रहे हैं, और वो पूरा दिन गोद में एक वो बांध के भी रखा हुआ है उसको। बिल्कुल। और ये रोज़ होता है, और आम तौर पे वहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा मजहब, हमारी इंसानियत, हर चीज़ को चैलेंज किया जाता है, और मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग उसको दे फॉल प्रे टू इट। और ये तो उन्होंने कराची का स्टेटिस्टिक दिया, आपको पाकिस्तान के हर शहर के अंदर जी, और ख़ासतौर पर हर बड़े शहर के अंदर ये बेगर माफिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से रमज़ान से पहले ट्रेन्स का हाल देखा करें ना, जो सारी आ रही होती हैं कराची की तरफ, वो सब ट्रैवल करते हैं बगैर टिकट के। अच्छा। तो कोई टिकट नहीं खरीदता, वो इधर भीख मांगते हैं, दूसरे डब्बे में चले जाएंगे, तीसरे डब्बे में चले जाएंगे, और गोल के गोल आते हैं सर। बिल्कुल। वेलकम बैक टू गपशप। सर, हमारा अगला सेगमेंट आओ शेर कहें। अच्छा, ये शेर आपने नहीं कहना। शुक्रिया। एक ऑब्जेक्ट की तस्वीर आएगी, स्क्रीन पे आ गई है, जैसे एसी, ठीक है जी, और अब एसी के ऊपर शेर इन लोगों ने कहना है फिलबदी। जज आप होंगे कि कौन सबसे इंटरेस्टिंग या जो भी आपको पसंद आया शेर, इनकी क्रिएटिविटी, और उनको इनाम दूंगा मैं। तो आपने एक विनर चूज करना है, बट आफ्टर यू हेयर देम आउट। तो एसी के ऊपर शेर जी क्या कहते हैं? गर्मी से बुरा हाल है, कमरे में धुआं है, एसी के बगैर जिंदगानी कहाँ है। बिल देखकर अब्बू की आंखें बाहर आ जाएं, बिल देख के अब्बू की आंखें बाहर आ जाएं, इसलिए 26 पर चलाने का कानून नाफिज जहाँ है। ठीक है, वेरी गुड जी। जी सर, मेरा शेर है, एसी चलाकर मुझको कहती है, एसी चलाकर मुझको कहती है, ठंड लगदी है मनु, ठंड लगदी है, ठंड लगदी है। जी, और कोई? जो मावा ठंडियां छावां वर्गियां ते सेलियां एसी वर्गियां। ठीक है जी, तो सहेलियां एसी वर्गियां। ओके, बहुत ज़बरदस्त आपने प्लेस किया सहेलियों को अपनी माओ की रेपुटेशन के साथ। जी, और कोई? इश्क वफात सब ड्रामा है, गर्मी ने समझा दिया, असल में एसी की हवा ने प्यार का मतलब सिखा दिया। अहमद साहब, कैसा महसूस हो रहा है? ठंड लग रही है, मैंने ठंड लग जी मैडम प्लीज। दिल की गर्मी का इलाज ना हुआ कभी, एसी भी हार गया तेरी यादों के सामने। ओहो, गहरी बातें कर रही हैं। गहरी बातें। उर्दू ज़ुबान बोले तो कहे ओहो देसी, अंग्रेज़ी बोले तो खुद को समझे एसी। रियलिटीज पे बात आ गई है जी। और गर्मी ने बड़े नखरे दिखाए, एसी ने एक हवा हमारी सारे थल्ले लाए। जी, तो अहमद साहब, क्या आपके ख्याल में आप किसको कहेंगे कि जो? सर, शेर इनका बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ठीक है। और जिससे मैंने दाद दी है वो ठंड लग रही है, मैंने ठीक है अहमद साहब। सर, ये आपने अगर कहा है तो आप प्लीज इनको दे दीजिए। प्लीज आइए आइए सर। अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड वी होप टू सी मोर ऑफ यू। और अपना ख्याल रखिएगा आप सर। उम्मीद करते हैं कि आप ये आपके बारे में पोस्ट नहीं डालूंगा सर, मेरी हरकतें ही वो नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।